इस टाइप का कोई भी हो, तो कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल? ए बी सी डी, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, तो कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा? ए बी सी डी में से बी और डी में, आराम से ए बी सी डी पॉइंट पे स्टेबल होगा कि रीजन में स्टेबल होगा? स्टेबल होने के लिए फोर्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो। इस रीजन में जीरो है कि यहाँ पे जीरो है? तो पहली कंडीशन क्या है? फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जीरो कहाँ पे है? ए बी सी और डी, रीजन नहीं, ए बी सी डी चार पॉइंट, एग्जैक्टली चार पॉइंट जहाँ पे जीरो है, वही पॉइंट हो सकते हैं स्टेबल या अनस्टेबल। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से हैं? ए बी सी डी, चारों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब उस इक्विलिब्रियम में फर्दर क्या है कि डिस्प्लेस करने पे वापस आ जाए। तो अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं, उसको इधर डिस्प्लेस किया चार्ज पार्टिकल, इसको ओरिजिन ले लूं कहीं पे, चार्ज पार्टिकल को उधर डिस्प्लेस किया, तो फोर्स क्या लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है ना, यानी वापस लाएगा। और पीछे डिस्प्लेस कर दूं तो फोर्स क्या लग रहा है? तो वापस लाएगा ना। यानी ये वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल क्या होगा? वापस अपनी जगह पे आएगा, तो स्टेबल हो गया। जबकि ये या ये भाग जाएगा। जब तुम प्लस में डिस्प्लेस करो तो फोर्स भी उसी तरफ लगेगा, प्लस में। जब तुम माइनस में डिस्प्लेस करो तो फोर्स भी उधर ही लगेगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल। तो ये है अनस्टेबल, है ना, जबकि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी कौन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा? तो ये ग्राफ से देख के भी बता सकते हो। और एसएचएम क्या होता है? जल्दी से, एसएचएम कब हो जाएगा? यही लीनियर होगा। कहाँ पे? बी और डी पे। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम जब लीनियर फोर्स के लिए होता है तो क्या हो जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल समझ गए ना? स्टेबल इक्विलिब्रियम जब लीनियर फोर्स के कारण होता है, लीनियर फोर्स के कारण, तो क्या हो जाता है बच्चों? एसएचएम कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है सबको? तो ये हम बात कर चुके हैं, सही है। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रन तुम लोग पढ़े हो, तो कोई भी क्वेश्चन टेट्राहेड्रन का करने के लिए एक छोटी सी चीज चाहिए। मैं उसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब ये केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रन का कोई भी क्वेश्चन तुम्हें करना है तो तुम क्या करोगे? देखो, टेट्राहेड्रन में ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स है, वो दिख नहीं रहा है भले, है ना? अरे बोलो। और ये भी, क्या तुम्हें लगता है टेट्राहेड्रन में सब एक सेम लेंथ के होते हैं ना सारी साइड्स? बोलो बच्चों, क्या सब समझ में आता है? तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो कहाँ ड्रॉप होगा ये परपेंडिकुलर? हमेशा सेंट्रॉइड पे ड्रॉप होगा। कहाँ ड्रॉप होगा? नहीं होगा क्या? पिरामिड टाइप, पिरामिड है, हाँ पिरामिड है, सारे साइड्स इक्वल है, तो टेट्राहेड्रन इसी को कहते हैं ना स्ट्रक्चर। और अगर वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये साइड, ये साइड, ये साइड एकदम सिमेट्रिक है, तो कहाँ पे ड्रॉप होगा ये परपेंडिकुलर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? सेंट्रॉइड पे। कहाँ पे होगा? भले ठीक से देखने में ना बने, लेकिन ये सेंट्रॉइड पे होगा। और ये डिस्टेंस अगर L है तो सारी डिस्टेंसेस L है, पता ना सबको? तो ये कितना होगा बच्चों? L sin 60, 60, ये 60 है ना, इक्विलेटरल है ना, L sin 60 का क्या 2/3 होगा कि नहीं? और ये कितना होगा? L sin 60 का 1/3, क्योंकि 2:1 में बांटता है सेंट्रॉइड। किसको? मीडियन को, ये मीडियन है, मीडियन है, वो किस रेशियो में बांटता है? 1:1। अब बताओ, ये मुझे बताओ, ये कितना है, ये एंगल कितना है? 90 है, पक्का फील हो रहा है?
क्योंकि हमने ट्रायंगल पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो 90 एंगल होगा। बोलो बच्चों। अच्छा, तो वो 90 है और ये भी तो 90 है। अब ये साइड तुम्हें पता है और ये भी साइड तुम्हें पता है कितना है ये, तो ये साइड निकल जाएगी कि नहीं? निकल जाएगी ना ये साइड, बोलो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइड एल स्क्वायर माइनस 2/3 एल साइन 60 का होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। यानी ये एंगल तुम्हें पता है ना, ये एंगल पता चल जाएगा कि नहीं? और सिमेट्री है तो तीनों से वो एंगल तुम्हें पता है। दिख रहा है क्या? सिमेट्री है तो तीनों से एंगल, इधर से भी पता है, इधर से भी पता है, इधर से भी पता है ना? बोलो बच्चों। बस हो गया। मान लेते हैं मैं सभी कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रख लेता हूँ। कितना चार्ज रख लेता हूँ? इक्वल। तो ये सब उसको रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। और एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, नेगेटिव, तो ये तीनों अट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाएगा, नहीं तो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा जैसा ऊपर है और फिर तुम्हें हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो इसलिए मैं अट्रैक्शन कर देता हूँ। अट्रैक्शन में थोड़ा समझना आसान होगा क्योंकि अट्रैक्शन में ऑलरेडी 3 साइड दिख रहे हैं ना तुम्हें। तो मान लो अट्रैक्ट करता है यहाँ पे -q चार्ज, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है और यहाँ पे भी कितना है q, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तीनों के तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं ना? सब कितना एंगल बना रहे हैं? अल्फा बना रहे हैं ना? तो इसका इधर की तरफ क्या कंपोनेंट होगा? कॉस, और इधर की तरफ क्या होगा? आराम से, है ना? और इसका भी इधर की तरफ क्या होगा? कॉस, इधर की तरफ क्या होगा? इसका भी साइन होगा। ये तीनों एक दूसरे कितना एंगल बनाएंगे बच्चों? 120 बनाएंगे कि नहीं? सिमेट्रिक है तो तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। यानी तीनों का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये पीछे और ये तीनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। मेरी बात समझ में आई? 120 पे है ना इक्वल एंगल एट 120। ये सारा पढ़ क्या रहे तो पता, वेक्टर पढ़ रहे, केवल वेक्टर। मेरा दिमाग वेक्टर जैसे सोचने लगे तो काम ही, चैप्टर में कुछ पढ़ने ही, तो तीनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे और तीनों ये वाले क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा ऑन दिस चार्ज? जो भी फोर्स है, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो क्या होगा? 3 हाँ एफ का कॉस अल्फा होगा कि नहीं बच्चों? और कॉस अल्फा निकालना तुम्हें आता है ना? तो 3 एफ की वैल्यू बताओ, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यही ना फोर्स है। और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ बच्चों, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे बेस अपॉन, और बेस कैसे निकलेगा? एल स्क्वायर माइनस 2/3 एल रूट 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यही ना बच्चों, अपॉन एल। मुझे लगता है सबको ये आसानी से आ जाएगा। अब ये आगे के लिए याद कर लेना, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात ही नहीं करता, मैं एक जगह का चैप्टर पढ़ाने का कोई विश्वास नहीं रखता, मैं तो पूरी फिजिक्स की बात करता हूँ। अब ये तुम कितना समझते हो मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ी नेगेटिविटी आती होगी, लेकिन तुम धीरे धीरे एक जनरल सोचना शुरू कर दोगे। और मैं इतनी देर से केवल और केवल वेक्टर सम की बात कर रहा हूँ और कुछ बात किया ही नहीं मैंने, केवल वेक्टर सम। तुम्हें दिख रहा है वेक्टर सम? तो अगर तुम्हें वेक्टर सम की बात कर रहा हूँ आ जाए तो क्या मैग्नेटिज्म के लिए अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैं शाम को अभी मैग्नेटिज्म के एचएलपी मतलब एडवांस के क्वेश्चन करा रहा हूँ 12th वालों को, एक तरफ से सब करा, विश्वास करो ये बच्चा बैठा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा भी तंग करे, थोड़ा सा भी। केवल और केवल यही वेक्टर है, बस डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो वेक्टर का रिजल्ट तुम्हें पता है, तो ये दोनों तीनों चैप्टर इनसे ही खत्म, एकदम ऐसे ही खत्म। तो वेक्टर पे फोकस करो कि कैसे काम करते हैं। तो काम क्या करते हैं? ये फोर्स ये फोर्स ये फोर्स इक्वल है, इसलिए मैंने एफ रख दिया। अब तुम F1 F2 F3 रखोगे या Q1 Q2 अपॉन R रखोगे तो दिमाग थोड़ा कम चलेगा क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने उसको क्या किया? F। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। इससे पहले भी तुमने देखा होगा कि कोई दिख रहा है तो मैं Q के कारण फोर्स F मान रहा हूँ, तो 6Q के कारण 6F, 3Q के कारण 3F। तो मेरा सोचने का तरीका थोड़ा आसान, कचरा नहीं है, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो चीजें थोड़ी आसान कर देती है चीजों, समझ गए ना? तो मैं कुछ ज्यादा बड़ा कुछ काम तो कर नहीं रहा, बस हर चीज एक लाइन पे, हर चीज रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। पढ़ाई रिलैक्स होकर करनी होती है, सब आता है, सब आसान होता है, ये सोच के पढ़ाई करनी होती है, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। अब वो थोड़ा मैं जब पढ़ाता हूँ तो शुरू में ये लाइन टफ रहती है, आसान नहीं रहती, लेकिन इस विश्वास से कि आगे जाके ये सही हो जाएगा।
लेकिन ऐसा मेरे जैसा जो सोचेगा उसके लिए, नहीं सोचेगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? तो मेरी तरह से सोचो, मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर सम ही है पूरी फिजिक्स तो है। एक बार बात मान लो, उसके आगे बढ़ो। यानी तुम्हारा पहला काम क्या होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए? वेक्टर को ठीक करो, वेक्टर एडिशन सीखो। नहीं आता मुझे बाहर मिलो, मैं पूरी फिजिक्स के सारे वेक्टर समेशन एक बार करा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। 1 घंटे में सारी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, वेक्टर सम जहाँ जाए, चाहे वो इंटीग्रेशन हो चाहे बिना इंटीग्रेशन के, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो तुम्हारे सारे डेरिवेशन 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, 1 घंटे में सारे डेरिवेशन पूरी फिजिक्स के, क्योंकि सब एक ही जैसा मिलते जो एक कराया 10 ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्यों फिर कराया अलग से? क्योंकि इसमें क्या सबसे परेशान करने वाली चीज थी बताओ? इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो तुम खुद करोगे तो परेशान रहोगे? ये एंगल थोड़ा दिक्कत करता है, तुम्हें वो एंगल दिखता नहीं मेरे हिसाब से, बाकी किसी को दिख रहा है तो अच्छी बात है। सिमेट्री के कारण वो एंगल दिखता नहीं है, और दिखता है तो ये वैल्यू नहीं दिखती जिससे कि वो एंगल की वैल्यू निकाल पाए। और जब ये लगता है कि वैल्यू नहीं निकलेगी तो फिर बच्चा कंफ्यूज रहता है और फिर डर के छोड़ देता है। तो सारा खेल ये एंगल का है। एक बार सोचो कि तुम्हें ये मिल गया कि तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो सबको सब पता है कि एफ का cos थीटा, एफ का cos थीटा, एफ का cos थीटा, एफ का cos थीटा, और सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, बचा ही नहीं कोई क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है कितना आसान क्वेश्चन हो गया अगर ये एंगल मुझे पता चल गया? तो सारा खेल था एंगल निकालना। एंगल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और परपेंडिकुलर तीनों में क्या रहा? सिमेट्रिक रहा। सिमेट्रिक रहा तो एंगल से हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अट्रैक्शन की बजाय तो ये बना बताया था, तो मुझे लगता है ये ऊपर वाली चीज जो है थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है बच्चों को, इसलिए मैंने अट्रैक्शन करा दिया। और ये किसका है? रिपल्सन। तो ये ज्यादा आसान है समझने के लिए, और वो भी आसानी है, बस अंदर थोड़ा देखने में वो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए मैंने, ठीक है ना बच्चों? सबसे पहले एक वर्टेक्स से फ्रंट फेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो फ्रंट सरफेस के सेंट्रॉइड पर पड़ेगा, और साइन का cos थीटा फाइंड कर पाओगे, बस उतना सा। मुझे उस समय भी जब पढ़ाया था तो लगा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आज भी वही लगता है और आगे भी यही लगेगा। ये सब हो चुका है, बस रिवीजन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने, बस रिवीजन की बात हो रही, कहीं पढ़ाया होगा दूसरे दिन, तो रिवीजन जल्दी से करा कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में दो वेक्टर प्रॉपर्टी एंड स्केलर प्रॉपर्टी। स्केलर प्रॉपर्टी अगला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी वेक्टर वाली, कौन सी? फोर्स एंड फील्ड, सही ना? फोर्स में हम लोगों ने ये सब छोटे छोटे पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नेट फोर्स निकालना पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है। अब ये हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हैं, तो आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक समझ में? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई इसको देख के क्या हम डर जाएंगे? नहीं, अगर मुझे क्या पता है, वेक्टर सम, और वेक्टर सम में तुम्हें क्या पता है? दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो क्या करना पड़ता है? रिजॉल्व करके जोड़ना पड़ता है। कोई कहेगा कि रिजॉल्व कहाँ करते हैं सर, a² + b² + 2b cos थीटा से कर देते हैं, तो भी रिजॉल्व करके तो डिराइव हुआ है, तो बिना रिजॉल्व किए ये नहीं हो सकता। वो भी डेरिवेशन तो इसी से होता है ना। अरे भाई इसको रिजॉल्व कर लेते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ, और फिर पाइथागोरस लगा देते हैं, तो काम वही है, यानी वो भी रिजॉल्व करके ही आया है। तो दो फोर्स जब सेम डायरेक्शन में रहे तो डायरेक्ट जोड़ दो, डिफरेंट डायरेक्शन में रहे तो दो से ज्यादा फोर्स भी रहे तो रिजॉल्व करके जोड़ो। रिजॉल्व किधर करोगे ये तुम्हारी चॉइस है। जैसे मैंने इसको रिजॉल्व इसकी तरफ कर दिया और परपेंडिकुलर कर दिया, हो सकता है दोनों को रिजॉल्व x और y में करो, हो सकता है दोनों को रिजॉल्व किसी और x और किसी और y में करो, ये तुम्हारी चॉइस है। जो चीजों को आसान बनाए ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम सबसे आसान तरीके से कब कर सकते हो, सही है? तो जब हम इसी की तरफ यानी एक फोर्स की तरफ रिजॉल्व करते हैं तब आंसर क्या आता है? a² + b² + 2ab cos थीटा, सही है? तब ये आ जाता है। कब आता है ये रिजॉल्व करके? ये रिजल्ट कब आता है? जब एक फोर्स को दूसरे फोर्स की तरफ रिजॉल्व करते हैं, यानी इसको x मान लेते हैं एक फोर्स को, और दूसरे को मतलब दूसरे परपेंडिकुलर को y मान लेते हैं, तब आता है a² + b² + 2ab cos थीटा। और अगर ये न लेके कुछ और लेंगे तो फिर कुछ और आएगा, हमारा आंसर तो यही आएगा फाइनली, लेकिन तरीका कुछ और हो जाएगा। सुनाई दिया? अच्छा, बहुत होगा तो ये फोर्स बहुत सारे हो जाएंगे। बहुत सारे जब हो जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? अगर बहुत सारे फोर्स हैं और सबको रिजॉल्व करके बहुत सारे फोर्स और सबको रिजॉल्व करके ऐड करना है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए फिर वही बात, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किधर रिजॉल्व करते हो।
वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम एक्स किधर मानते हो, वाई किधर मानते हो, या किसी एक फोर्स की तरफ सबको रिजॉल्व कर लेते हो, तुम्हारी चॉइस है। जनरली एक्स और वाई मान के रिजॉल्व कर लेते हैं। मेरे वर्ड समझ में आए? ऐसा नहीं कि इतना बोलता हूँ समझ में तो भी नहीं आता, आता समझ में आ गया। तो दो के लिए जो वही है, दो से ज्यादा के लिए भी है। दो के लिए क्या तरीका है, फोर्स F1 है कि F2 है, तुम F1 की तरफ रिजॉल्व करके तब सॉल्व कर लो, तो a का प्लस b का प्लस 2 का फिट आता है। किसी और की तरफ रिजॉल्व करके सॉल्व कर लो तो तुम्हारी मर्जी, fx आएगा, fi आएगा, fx का स्क्वायर प्लस fi का स्क्वायर अंडर रूट से क्या आ जाएगा, सुनाई दिया। और कई फोर्स है, इनफाइनाइट फोर्स है, बहुत सारे नंबर्स में है, तो क्या होगा, सबका कॉस और सबका साइन करके अलग इंटीग्रेट कर दोगे। तो ऐसे में सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ने के लिए तुम क्या करोगे, कोई एक एलिमेंट लोगे, जनरल एलिमेंट। जनरल मतलब किसी जनरल पोजीशन पे, जैसे मान लो बहुत सारे को जोड़ना है, यहां से लेके यहां तक को सबको जोड़ना, बहुत सारे को। तो तुम ये नहीं ले सकते कि ये वाला ले लिया या ये वाला ले लिया, क्योंकि ये और ये क्या है, पर्टिकुलर है। तो तुम्हें कोई भी जनरल थीटा पे डी थीटा एंगल बनाता हुआ एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर लेना पड़ेगा। फिर उस पर्टिकुलर को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। उसका एक कंपोनेंट एक्स को अलग इंटीग्रेट कर दोगे तो सारे का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और दूसरे कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर दोगे तो सबका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। सुनाई दिया? ये याद कर लो, काम खत्म करो। तो अब वही क्वेश्चन ये है, समझ गए, वही क्वेश्चन ये है। तो ऐसा करते हैं, इसको समझने के लिए दो डेरिवेशन है, तो एक पेज और नया निकाल लेते हैं, जिससे कि मैं एलिमेंट लेना सिखा पाऊं। फिर से एक बार एलिमेंट लेना हम सीखेंगे, देखना। तो पहले ऐसे समझते हैं, ये हमारा सेंटर है और ये एक्सिस है, ठीक है। तुमने इस सब पे चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस कितना है, r। तुमने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लिया, छोटा सा, बहुत छोटा सा। छोटा सा क्यों लिया बच्चों, क्योंकि हमें पता ही छोटे के कारण है। बड़े कारण पता है क्या, कूलम्स लॉ जो हमारे पास है वो किसके लिए है, तो छोटे कारण ही पता है, बड़ा के कारण पता नहीं, इसलिए नहीं ले सकते। तो अब छोटे के कारण यहाँ पे इसके कारण फील्ड देखना चाहता हूँ, फील्ड मतलब फोर्स, क्या देखना चाहता हूँ, फोर्स। तो यहाँ पे एक चार्ज तुम रख लो क्यू, बाद में इसको जो 1 कर देंगे तो फील्ड आ जाएगी। अभी क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन फील्ड। तो अभी फोर्स निकाल लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे चार्ज एक रख दिया क्यू नॉट, कितना रख दिया, और यहाँ पे जो चार्ज है क्या वो क्यू है, नहीं, वो क्यू का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो कितना है, डी क्यू। समझ में आता है सबको? तो उस डी क्यू के कारण यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, फोर्स। तो ये इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, बोलो 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 बच्चों, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा ना। तो समझ में हमें यहाँ चाहिए, सही। अब यहाँ चाहिए, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड दिख रहा है तुम्हें, नीचे आएगी ना ऐसे, और बगल वाले के कारण क्या उधरी जाएगी या थोड़ा इधर जाएगी, जाएगी ना। इसके कारण किधर जाएगी, उसके कारण किधर जाएगी, तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि जो डायरेक्शन है वो सबकी एक तरफ तो नहीं रहेगी, थोड़ा क्या बनाएगी, यहाँ पे कोण बनाएगी, कोण बनाएगी कि नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे कोण बनाएगी ना, ऐसे। तो चार तरफ से ऐसे कोण बनेगा, उसी कोण को मैंने यहाँ पे बताया है, दिख रहा है क्या वो कोण। तो इधर वाली फील्ड ऐसे, उधर वाली फील्ड ऐसे, बाकी सब ऐसे चार तरफ दिख रहा है। तो वो फील्ड बनाने के लिए कोशिश किया हूँ, समझ गए। तो अब यही चीज मैं अगर ऐसे बताऊं और ये एक्सिस ऐसे लूं, तो क्या तुम्हें समझ में आता है कि यहाँ के कारण जो फील्ड होगी वो ऐसे नीचे की तरफ होगी, होगी ना, इस जगह पे, और सब जगह का अलग अलग होगा। तो ये बताओ सारी फील्ड जो होंगी सब इक्वल एंगल बनाएंगे या अलग अलग बनाएंगे, यहाँ पे कौन है ना, देखो सोचो, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है ना सर्किल में, अरे बोलो,
तो ये एंगल कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिस्टेंस, अरे बोलो, और ये रेडियस डिसाइड कर रहे हैं ना ये दोनों। तो नीचे वाले का कौन डिसाइड करेगा? वही सेम, ये x और ये रेडियस। तो एंगल सेम बनेगा कि नहीं चारों तरफ? पक्का समझ में आया? बस हो गया, अब कुछ नहीं। तो एक फोर्स है कि एक दो फोर्स है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल के लिए कैसे करते हैं? अच्छा, सेम डायरेक्शन में कि डिफरेंट डायरेक्शन में? डिफरेंट डायरेक्शन में होता है तो क्या करते हैं? वेक्टर में रिजॉल्व करके ऐड करते हैं, यही ना? तो ऐसे में क्या करते हैं, सबको ले, कोई एक पर्टिकुलर ले लेंगे, कोई भी एक जनरल ले लेंगे ना। तो कोई भी एक जनरल ले लो, मान लो यही वाला ले लिया, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा कि डी होगा? क्योंकि बहुत सारे हैं तो एक के कारण डी हो गया, और डी का ये बीटा है तो ये क्या होगा बच्चों? डी का, और डी का ये क्या हो जाएगा? अब मैंने एक को रिजॉल्व कर लिया और ऐसे ऐसे सबको जोड़ दिया। यही तो हमारा काम है फिजिक्स में, आधा फिजिक्स खत्म अगर ये तुम्हें आता है तो। क्या झूठ बोलूंगा मैं? कोई कारण है झूठ बोलने का? अरे भाई कॉन्फिडेंटली एक लाइन सीखो ना पूरी फिजिक्स की, 50% फिजिक्स ये देखो काम खत्म हो गया। क्योंकि अभी देखना सारे डायरेक्शन तो यही सब है ना। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स जब निकालना है तो एक के कारण जो एलिमेंट आया, एलिमेंट के कारण जो फील्ड आई, क्या कर दोगे उसको? ऐसे ही ई वाई, बोलो एक के कारण क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं? अच्छा कॉस, ये वाई है और ये क्या है? अब सही है? ये बताओ ये जो साइन है वो जीरो क्यों हो जाएगा? सोचो सोचो, एक दूसरे के अपोजिट है, सिमेट्रिक है। ऐसे सभी का ऐसा कंपोनेंट ऐसे आया था ना कोन, तो इस कोन का सबका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, वो तो ऐड हो जाएगा सब एक तरफ, और सबका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सुनाई दिया? कोई भी एक लिया तो ये एक्सिस है, इसका एक तरफ एक कंपोनेंट इधर आया, दूसरा कंपोनेंट इधर आया ना, और ऐसे इधर जो लिया तो उसका भी इधर आया इधर आया, तो सब ऐसे आएगा कि नहीं? एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला, और सब एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल। तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट सबका क्या हो जाएगा? कैंसिल, और कॉस थीटा वाला जुड़ जाएगा। समझा पाया हूँ? बाकी सब काम खत्म है, बाकी यहाँ पे आ जाते हैं बाकी मैथ से। तो सभी का x कंपोनेंट ये है, कौन सा है ये? x कंपोनेंट सब जुड़ जाएगा, और सभी का y कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं? सब कट जाएगा। तो ये देखो ई वाई जीरो हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट। क्या नाम बोलते हैं? डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी इधर वाला इधर वाले से, इधर वाला इधर वाले से कैंसिल करेगा कि नहीं? सब कैंसिल हो गया। अब बात मिल गया ई एक्स हमें चाहिए, तो ई एक्स हो जाएगा डी का कॉस थीटा। सब आराम से रखो। वेरिएबल देखना, ई एक्स क्या है, डी क्या है, के, क्यू, और दोनों के बीच की दूरी जहां चाहिए वो कितनी दूर है? इसके कारण यहाँ पे एलिमेंट लिया था ना हमने, और यहाँ पे चाहिए, तो दोनों के बीच की दूरी बताओ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या? यही है ना बच्चों? यही तो फील्ड डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड है, थोड़ा आराम से, इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है? के छोटा चार्ज डी क्यू अपॉन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज कारण तो हमें पता ही है कि नहीं? तो ये हो गया छोटी सी फील्ड, ये वाली छोटी सी फील्ड डीई हुई ना, डीई ये छोटी सी, और उसका कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रखो। कॉस थीटा देखना जरा, ये बीच से ये जो बीच है क्या उससे थीटा एंगल बनाएगा नहीं ये? तो उतना ही थीटा बनेगा जो इधर है। तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बेस अपॉन, तो बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है? काम खत्म हुआ। अब वो सब मैथ से देखो बच्चों, वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, उसका कंपोनेंट x और y कर दिया, ये y वाला कंपोनेंट सबके कारण आपस में एक दूसरे से कट के जीरो हो गया, और ये वाला कंपोनेंट बच गया, यानी cos थीटा की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करना अब हमारा काम। बाकी तुम समझ रहे हो इंटीग्रेशन? बताना क्या यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट कौन है? के वेरिएबल है कि कांस्टेंट? ध्यान से गलती नहीं करना, x वेरिएबल है कि कांस्टेंट? कांस्टेंट। x वेरिएबल नहीं है, क्या है x? कांस्टेंट, क्योंकि हमें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हमें हमने काम क्या मान लिया? एक पॉइंट मान लिया है। तो सब तो कांस्टेंट है एक्सेप्ट dq, है कि नहीं बच्चों? और dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल q, dq dq जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल q। फॉर्मूला हो गया। अब ये रट डालो,
तो कैसे होता है फॉर्मूला रखने का ऐसा तरीका, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर चाहिए, कितना चाहिए, और आर स्क्वायर के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये के क्यूब आर स्क्वायर हुआ, बता दो ये सही है, इनटू जो कॉस थीटा था एक्स अपॉन, सही, तो टोटल क्या होगा नीचे 2 प्लस 1/2, अरे रूट से रूट कट गया, सॉरी 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, तो देखो 3/2 यानी क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, रट जाएगा, रट डालो, काम खत्म हो गया। चल आराम से दूसरा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन बात वही है, अगेन बात क्या है, फिर वही हो गया, चलो दिख रहा है क्या बच्चों, देखो तो आराम से, अब क्या काम है हमारा, टेंशन नहीं लेने का, एकदम मेरी स्टोरी जो है उसको आगे बढ़ाना है, बस स्टोरी को आगे बढ़ाना है, हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, हाँ चार्ज है वो, फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर सुनाई दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू चार्ज फाइनाइट वायर, ये हमारा काम है निकालना, फिर से वही बात, हमें पता क्या है, केवल पॉइंट चार्ज, क्या पता है बच्चों, पॉइंट चार्ज का पता है, हमें पता केवल पॉइंट चार्ज का है, इसका मतलब कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक केवल क्या कर सकते हैं, ठीक, तो हमें पॉइंट चार्ज का पता है, तो फिर से वापस आते हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो, दोनों को मिलाने लाइन में रहेगी, रिपल्सिव मान लेते हैं, दूसरा बगल में तो क्या वैसी रहेगी, तीसरा उसके बगल में तो क्या वैसी रहेगी, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगी ना, डायरेक्शन अलग होगी ना, फिर से बात आ जाती है कि हमें कैसी क्वांटिटी को जोड़ना है, वेक्टर की स्केलर वेक्टर, और सबकी डायरेक्शन क्या है डिफरेंट, तो फिर काम क्या है, फिर हमें एक टुकड़े का निकाल के रिजॉल्व करके, अगर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट जोड़ दो, सेम डायरेक्शन में नहीं तो रिजॉल्व करके जोड़ दो, बस यही काम है ना, बोलो बच्चों, मैथमेटिक्स भी साथ में खत्म कर ले क्या, जैसा बोलो तुम, सेम है एकदम, एक फॉर्मूले का डिफरेंस है बस, आराम से, तो ये हो गया तुम्हारा, तो फिर वही बात, जब सब कुछ वही है तो क्या सबसे आखिरी वाला ले लूं या सबसे पहले वाला ले लूं, कौन सा लेके इंटीग्रेट करूं, ये हर बार वही चीज सिखा रहा हूं जो तुम्हें नहीं करना है, समझ गए, कोई पर्टिकुलर नहीं लेना है, यानी ऐसा कुछ नहीं लेना जो पर्टिकुलर हो, कि एकदम ये वाला ले लिया, अगर ये वाले लोगों तो इलेक्ट्रिक रिजॉल्व ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा कि सभी की तरफ है, नहीं, तो क्या लेना है, जनरल, जनरल मतलब वैरी कराना है ना, जनरल जो सारी प्रॉपर्टी को क्या करे, एक तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करे, बताए, जो इन्वॉल्व रहे करे, तो इस तरह से तुम किसी डिस्टेंस एक्स पे, फिर से सुनो, हमें क्या है, ये वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये चार्ज डेंसिटी क्यों ली गई, वायर में चार्ज बताने की बजाय चार्ज डेंसिटी बताना ज्यादा अच्छा रहता है, चार्ज बताने की बजाय क्या बताना ज्यादा अच्छा रहता है, चार्ज डेंसिटी, अरे कुछ समझ में आया, तो अगर केवल Q दे दे और बोले कि वो L लेंथ पे है, तो Q अपॉन L को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे कोई सरफेस होगा तो आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना सही रहेगा, और वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बताना सही रहेगा, चार्ज की जगह पे, सही, कैसे, मान लो ये वायर इनफाइनाइट होता तो उस पर कितना चार्ज होता, अगर ये वायर इनफाइनाइट होता तो उस पर कितना चार्ज होता, इनफाइनाइट हो जाता, तो
तो हम प्रॉपर्टी का इन्फिनिट लिखते, लेकिन चार्ज पॉइंट ऑफ लेंथ कितना होता, वो तो कुछ होता है ना, फाइनाइट होता है ना, इसलिए हम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। याद रहेगा, जिस पार्ट का चार्ज चाहिए उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये। अब फिर बात आई, तो फिर हमें यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर से यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में कोई अंतर नहीं है, बस चार्ज जिस पे देख रहे हो उसको 1 कर दोगे तो फील्ड आ जाएगा, और नहीं तो फोर्स। कंफ्यूज तो नहीं रहोगे ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, कोई एक टुकड़ा लेंगे, एक टुकड़ा छोटा सा लेके उसकी फील्ड देखेंगे, और जो फील्ड होगी उसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट फील्ड जो होगी, बोलो, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, और वेक्टर जब डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करना होता है, उसको रिजॉल्व करना होता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? बस हो गया खत्म। तो रिजॉल्व कर लिया इसको एक्स में और वाई में, समझे? काम खत्म करें, डेरिवेशन आगे नहीं कराऊंगा, बस शॉर्टकट बता दूंगा, है ना? अब कर लेना। तो डी का इधर क्या हो जाएगा, कॉस, इधर क्या हो जाएगा, डी का साइन। अब क्या ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को कि नहीं करेगा? कैंसिल करेगा, लेकिन जीरो नहीं करेगा ये वाला। क्यों? क्या पता ऊपर कितना नीचे कितना। समझ में आया? हाँ, सिमेट्रिक होगा ये पॉइंट, सिमेट्रिक तो जीरो हो जाएगा ये वाला। मेरी बात समझ में आई? सिमेट्रिक मतलब एकदम बीचों बीच होगा तब तो हो जाएगा, लेकिन बीचों बीच ना हुआ तो तब जीरो नहीं होगा। तो हम एक जनरल पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, डी का एक कॉस और एक डी का साइन कर दिया। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ध्यान से, बस 2 मिनट का काम है। तो छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, देखो कहाँ पे, पहले जहां पे हमें चाहिए वहां से वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, कितना, r, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि और कौन सी डिस्टेंस पता है तुम्हें? और कोई डिस्टेंस नहीं पता, बाकी सब वेरिएबल है, तो डिस्टेंस केवल यही पता है। तो हमने कौन सा डिस्टेंस ले लिया, परपेंडिकुलर, क्योंकि आंसर इसी के टर्म में निकालना है। क्योंकि और कोई डिस्टेंस देगा तो तुम कैसे निकाल पाओगे? या तो ये डिस्टेंस देके ये एंगल दे तो भी निकालना तो यही पड़ेगा। यानी हमारे सारे आंसर किसके टर्म में आएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में आएंगे, और कोई डिस्टेंस हमें पता नहीं है। और पता रहेगा तो भी हमारा फॉर्मूला हम किसके टर्म में निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में। ये काम खत्म करो। तो एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला। तो मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, जब ये कह रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है मुझे, है ना? ये जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा पता है ना? जो गलती करते बच्चे, ध्यान रखना, अभी आगे क्वेश्चन दूंगा, गलत करके दिखाना। तो ये डिस्टेंस आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, वायर का केवल क्या पता रहता है, नहीं पता तो उसके टर्म में आंसर निकालना। ओके, एक। और जहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वहां से किसी डिस्टेंस एक्स पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। क्यों लिया? क्योंकि उस टुकड़े के बारे में अगर सब पता नहीं रहेगा तो हमें एंगल नहीं पता चलेगा, हमें डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? हम जिस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, पहले पहचान में आना पड़ेगा, उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, तभी एंगल पता रहेगा, डिस्टेंस पता रहेगा, चार्ज पता रहेगा, सब कुछ तभी पता रहेगा। तो उस छोटे से टुकड़े के कारण हमें पता होना चाहिए। चलो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया कितना, इस पे चार्ज पहले देख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है बच्चों, लैम्डा, और ये छोटा सा टुकड़ा कितने लेंथ का है, dx, तो चार्ज कितना हो गया, लैम्डा dx हुआ कि नहीं, बोलो बच्चों, ये चार्ज हो गया। और वो छोटा सा चार्ज एलिमेंट है, एलिमेंट पॉइंट चार्ज है, वो बहुत छोटा लिया, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, k, या फोर्स बताओ, k q1 dq, मतलब है ना, यहाँ का चार्ज अपॉन ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस ये मत मान लेना कुछ है, बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा, वो हम बस मान रहे हैं। तो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे बहुत छोटा डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, बहुत छोटा सा। समझ गए? देख लो, काम खत्म करें। तो अब इसके ऊपर चार्ज कौन बताएगा, लैम्डा dx होगा, और लैम्डा dx चार्ज, और ये डिस्टेंस कितना कौन बताएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आर अपॉन कॉस थीटा होता था चाहते तो, लेकिन आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अरे कुछ समझ में आया क्या? खत्म करो, हो गया। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? हो गया। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ, इसके बाद भी और भी क्वेश्चन कैसे आए हैं आईआईटी में इस डेरिवेशन को यूज करते करते, सही ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं इसको डेरिवेशन को यूज करके, ध्यान से, इसी डेरिवेशन में जो एलिमेंट लेना है वैसा। तो ये हो गया तुम्हारा।
अब इसका एक कंपोनेंट कॉस, एक साइन, कॉस को अलग इंटीग्रेट कर दो, साइन को अलग इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते समय तुम ध्यान दो। खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे देखो जरा, वेरिएबल कौन है? एक्स भी है और थीटा भी है। दोनों वेरिएबल है कि एक वेरिएबल है? बताओ। थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन कभी भी दो वेरिएबल के साथ नहीं हो सकता, तो हमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। किसको हटाएं? दोनों को हटा सकते हो। थीटा को अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो कॉस मतलब थीटा भी हटा सकते हो और एक्स भी हटा सकते हो। मुझे लगता है कि थीटा एक्स हटाना ज्यादा आसान है, तो मैंने एक्स हटा दिया। एक्स हटाने के लिए एक तरीका देख लो, ये देखो, ये कौन है? एक्स। ये कौन है? आर। तो एक्स बाई आर कौन है? और dx कितना हो जाएगा? r tan का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यही ना? क्या हुआ, इतना बोर क्यों हो रहे हो तुम? आ रहे क्या ये सब? बोलो, नींद क्यों आ रही तुमको? इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? आता है क्या ये इंटीग्रेशन? नहीं आता? आता? बोलो। इंटीग्रेशन कई जगह काम आता है, इसे समझ लो। कई जगह काम आता है, मतलब इसको अभी सॉलिड एंगल में मुझे पढ़ाना है, फिर मैग्नेटिज्म में पढ़ाना है, पोटेंशियल में पढ़ाना है, रोटेशन पोटेंशियल में पढ़ाना है, 10 जगह पढ़ाना है एक ही डेरिवेशन। तो एक बार तुम्हें कर लूँ ना, ज़्यादा समझा दूँ, नहीं तो हर बार मुझे करना पड़ेगा कि तुम कर लेना, और वो तो आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं। सही है? नहीं तो हर बार फिर छोड़ के जाओगे तुम। तो एक बार कर लेते हैं ठीक से, ठीक है? यही सेम डेरिवेशन। अब इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, इसी कारण पोटेंशियल देखोगे, इसी कारण सॉलिड एंगल देखना पड़ता है, वायर कारण सॉलिड एंगल। यही सेम डेरिवेशन ऐसे ही होता है सॉलिड एंगल में भी, एग्जैक्टली सेम। तो 5-6 जगह पे डेरिवेशन मुझे अभी याद आ रहा है, बाकी भी जरूरत पड़ती रहती है, तो एक जगह ठीक से देख लो। तो फिर से हम जिस चार्ज के कारण, जिस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, उस वो एलिमेंट एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए। वो कौन है, कहाँ है, कितने साइज का है, ये इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो वो कहाँ है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे। कितने साइज का है? dx। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। और उसका अपना साइज कितना है? d थीटा सबटेंड करने वाला है उस पॉइंट पे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस छोटे से एलिमेंट के कारण पता है, एलिमेंट के बारे में पता है। अब हमें उसके कारण फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालने के लिए उस पर चार्ज पता होना चाहिए, तो चार्ज हमने निकाल दिया। उसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो डिस्टेंस निकाल दिया। सब कुछ कर लिया, काम खत्म हुआ। मैंने जो बोला अभी समझ में है? वो कूलम से लगा के काम खत्म हो गया। अब बात आती है मैथ्स की काम खत्म। तो जिस जिस एलिमेंट के बारे में तुम्हें जानना है भाई, जिस एलिमेंट के बारे में तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो सब कुछ पता मतलब वो कौन है, कहाँ है, कितने साइज का है, और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे चार्ज रिक्वायर्ड है तो चार्ज, अगर बाद में मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड, जो चाहिए वो सब पता होना चाहिए। तो उस एलिमेंट के कारण तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। बाकी तो ये वेक्टर सम है। तो ये इंफॉर्मेशन तब तक नहीं पता चलेगी जब तक तुम्हें चार्ज उस पर नहीं पता है, उसके डिस्टेंस नहीं पता है, और तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, जिससे एंगल भी नहीं पता चलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन जान नहीं जाना है, उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो सब रख दिया मैंने। अब बात आती है मैथ्स की। तो जब मैथ्स की बात इसके बाद आती है इंटीग्रेट करने पे, तो हमने देखा कि थीटा वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, दोनों वेरिएबल। तो जब तक हमें इसको या तो एक्स को थीटा बदल दो या थीटा को एक्स में, एक्स को थीटा में बदल के भी हो जाएगा, लेकिन मुझे थीटा को एक्स में बदलना ज्यादा आसान लगता है। नहीं सॉरी, एक्स को थीटा में बदलना ज्यादा आसान लगता है। तो एक्स को थीटा में बदलने के लिए मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू एक्स बाई आर। और ये तो जबरदस्त है, अगर ये छोड़ दिया तो काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके बगैर तो ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो x इक्वल टू आर टेन थीटा और dx इक्वल टू आर सेक स्क्वायर डी थीटा। ये सब उठा के वैल्यू जब पुट कर दोगे तो एकदम सब कुछ कट के एक लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये देखो, एक लाइन कहाँ गया? यहीं पे कर देते हैं, देखो सब कट जाएगा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर कौन है? तो गया ना ये, और बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। आर भी आ गया, तो के लैम्डा बाई आर, यही तो बचा। और अंदर कौन बचा? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है ना बच्चों? कहाँ से कहाँ तक? एंगल बताओ। माइनस अल्फा। ये थीटा वैरी कहाँ से कर रहा है? जो थीटा वैरी कर रहा है कहाँ से कर रहा है? कहाँ तक? यानी छोटा सा एलिमेंट जो लोगे यहाँ से शुरू करके थोड़ा 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 वहाँ तक ले जाओगे, तो माइनस अल्फा से बीटा तक लोगे जनरल, और लिमिट उसकी सेट करोगे कहाँ से शुरू करके कहाँ तक ले जाना है। काम खत्म। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। अपर लिमिट माइनस, तो साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, और आंसर आएगा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? ये होगा तुम्हारा
छोटा सा डेरिवेशन। ऐसे ही दूसरे वाला पार्ट में जब करोगे तो सब कट जाएगा। यहाँ पे कॉस था तो कॉस बचा, तो यहाँ पे साइन है तो साइन बचेगा, और साइन का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस कॉस। तो माइनस के लैम्डा बाई आर वही सेम, बस यहाँ पे साइन के पे क्या है कॉस, तो कॉस बीटा माइनस कॉस माइनस अल्फा, और कॉस माइनस को पचा लेता है, कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा ही रहता है, माइनस को पचा लेता है, बहुत अच्छा पेट है उसका, तो कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, बीच में क्या हो गया माइनस। तो परपेंडिकुलर ये y वाला कंपोनेंट जो है बीच में cos और माइनस, जबकि x वाला कंपोनेंट साइन और प्लस, यानी ये तो हमेशा जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये वाला क्या होगा कटेगा। और माइनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन नीचे है ना, नीचे है ना डायरेक्शन, इसलिए समझ गए, हमने जो लिया था उसमें नीचे लिया इसलिए कोई दिक्कत हो गया। अब बात आती है कि हमें ये रटा हुआ है क्या, तो रटो। फॉर्मूला आया के लैम्डा बाई आर, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, वैल्यू में माइनस प्लस की बात छोड़ो, ये तो फॉर्मूला है। तुम देखोगे कि इनफाइनाइट वायर के कारण, या इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जब तुम निकालोगे तो सेम आएगा, क्या आएगा, के वहां का कांस्टेंट, लैम्डा की जगह पे आई, वहां का आई, क्योंकि यहाँ पे चार्ज के कारण वहां पे करंट के कारण है, वही सेम आर, वही सब कुछ साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आएगा, और ये वाला जीरो आएगा, ये वाला जीरो आएगा, क्योंकि वो अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, सेम करंट कैरिंग वायर के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। सुनाई दिया, सेम। देखो क्या चेंज हुआ, बस केवल चेंज क्या हुआ बच्चों, लैम्डा की जगह पे आई, बस ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, सब कुछ दे देते हैं, ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण कहाँ होती है, अंदर होती है, अंदर होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ऐसे यहाँ पे ऐसे था ना, वहाँ पे अंदर होगी करंट कैरिंग वायर के कारण, बस तो ये हो जाएगा सेम फॉर्मूला, आई की जगह पे लैम्डा वायर के कारण, सही है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, क्या केसेस हैं, अगर हमारा वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, कितना हो जाए, इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, ये इनफाइनाइट हो जाए ऊपर भी नीचे भी, तो अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएगा, 0 की 90। तुम्हारी बुक में ध्यान लगे रहे, तुम्हारी बुक में इस एंगल के बजाय ये वाला एंगल दे दिया है, ये वाला, तो ये बीटा है तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ये अल्फा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, वैसा देख लेना है ना, एनसीईआरटी में ये कर दिया है, तो 90 माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे साइन की पे कॉस, कॉस की पे साइन हो जाएगा, समझ दिया, देख लेना। चलो एक ये हो गया इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए, तो अगर 90 90 रख दोगे तो आंसर बताओ 2k लैम्डा बाई आर, और वहां पे क्या 2k आई बाई आर, वहां पे कितना 2k आई बाई आर, सही ना। अगर यही फाइनाइट हो जाए तो एक तरफ तो इनफाइनाइट है, एक तरफ इनफाइनाइट लेकिन एक तरफ एंड हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 90, जबकि ये कितना है अल्फा 0, तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड के लैम्डा बाई आर बचेगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी यही बचेगा के आई बाई आर, किसके लिए सेमी इनफाइनाइट, किसके लिए सुन रहे हैं क्या, सेमी इनफाइनाइट। इतना जोर जोर से क्यों रो रहे भाई, छोड़ रहा हूँ, भूख लगी क्या तुमको, इसको मार एकदम रोए पड़ा लग रहा है अभी, हो गया नहीं ये सर, तो आज 20 मिनट है ना टाइम खाने के लिए, हो गया ये दूसरा। तीसरा, ऑन द लाइन ऑफ वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑन द लाइन ऑफ वायर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ऑन द लाइन, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, लेकिन ऑन द लाइन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, ऑन द लाइन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, कर सको तो अच्छी बात है, क्या याद नहीं करना है, ऑन द लाइन ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, याद मत करो, सही ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाती है, वो याद कर लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? और क्या याद नहीं करना, मैग्नेटिक जीरो हो जाती है, मत याद करो, ठीक है। ऑन द लाइन वायर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, ये याद नहीं करना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होती है, ये याद कर लेना, सही ना। लेकिन वहां पे वायर हो तब, ये नहीं कि वायर उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, सही ना, वो नहीं। तो उसमें क्या है, वही तो निकालना है, वही कलर डेरिवेशन है। और अगर ये इधर हो गया, एक एंड उधर और दूसरा एंड भी उधरी, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, अल्फा भी उधरी हो गया जिधर बीटा है, देखो तो अभी तक अल्फा ऊपर था, नीचे बीटा था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, बीटा ऊपर लेकिन अल्फा, तो भाई नीचे था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा था, अब आधा कट गया तो घटाएगा ना, तो यहाँ पे बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, यहाँ पे माइनस, समझ गए, हो गया आज के लिए।